नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ISPCS अकेडमी में। और यूपी टेट और सी टेट का जो हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो डेली हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे जो बाकी के 14 प्रैक्टिस सेट हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे चैनल पर जो है हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप जो है एक एक करके सॉल्व करिए, जो कि आपकी आने वाली परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए आज का जो प्रैक्टिस सेट है हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मातृभाषा की आवश्यकता है तो शारीरिक विकास में या फिर मानसिक विकास में या फिर सामाजिक विकास में या इन सभी में। तो जो मातृभाषा की आवश्यकता वो पड़ती है, तो इन सभी के विकास के लिए जो है हमें मातृभाषा की आवश्यकता पड़ती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा मातृभाषा शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत या फिर ये सभी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि मातृभाषा जो सीखना का जो सामान्य सिद्धांत होता है वो होता है हमारी रुचि पर आधारित, यानी कि रुचि का सिद्धांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कार्लटन वाशबर्न ने किस पद्धति का सूत्रपात किया था। तो विनेटका योजना, डिक्राली पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति या फिर खेल विधि का। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा विनेटका योजना का। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं कि भाषा शिक्षण में पिछड़े जो बालक होते हैं, बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अनुदेशन की प्रक्रिया क्या है। तो व्यक्तिगत, सामूहिक, सामाजिक या फिर ये सभी। तो जो पिछड़े बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अनुदेशन प्रक्रिया होती है वो होती है व्यक्तिगत। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कोई छात्र जो है वो अपने घर पर स्वयं ही कंप्यूटर चला रहा है, तब किस रूप में कंप्यूटर कार्य करेगा। मशीन के रूप में, शिक्षक के रूप में, मशीन एवं शिक्षक दोनों के रूप में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो कार्य करेगा मशीन एवं शिक्षक दोनों के रूप में। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बच्चों में भाषा की समझ का विकास करने हेतु आवश्यक है कि उन्हें क्या करना चाहिए। गाने का अभ्यास कराया जाए या फिर काव्यों की रचना करनी सिखाई जाए, व्याकरण का ज्ञान दिया जाए या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है तो इसमें आपका क्या हो जाएगा कि व्याकरण का ज्ञान दिया जाए, तो बच्चों में भाषा की समझ का विकास होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि व्याकरण व्यावहारिक तथा सैद्धांतिक होता है। यह इस कथन से आप क्या हैं, पूर्णतः सहमत हैं, अंशतः सहमत हैं या फिर बिल्कुल सहमत नहीं, सहमत हैं और नहीं भी हैं। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णतः सहमत है, क्योंकि व्याकरण व्यावहारिक तथा सैद्धांतिक होता है। तो इस कथन से जो है आप जो है पूर्णतः सहमत होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में जो है बच्चे अधिकतर गलतियां करते हैं, लिखने में, पढ़ने में, बोलने में या फिर इन सभी में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इन सभी में जो है बच्चे जो है वो इन सभी में गलतियां करते हैं, लिखने में भी, बोलने में भी, पढ़ने में भी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आता है कि भाषा शिक्षण में उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषता है। तो वस्तुनिष्ठता और विभेदकारी, व्यापकता और व्यावहारिकता, विश्वसनीयता और वैधता और या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि छात्रों में लेखन कौशल के विकास हेतु भाषा शिक्षण में उपयुक्त उपाय है। ए ऑप्शन ए, छात्रों के अपने स्थान पर बैठने का उपयुक्त ढंग। ऑप्शन बी, छात्रों के द्वारा कलम पकड़ने का तरीका। ऑप्शन सी, छात्रों द्वारा अक्षरों का सुडौल बनाने की तकनीक या फिर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि भाषा कौशल के प्रकार हैं 1, 2, 3 या फिर 4। तो भाषा कौशल के कितने प्रकार होते हैं, 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि भाषा के अलावा मनुष्य की भावाभिव्यक्ति का माध्यम क्या होता है। मुख मुद्रा, हाव भाव, अंग प्रचलन या फिर ये तीनों। तो इन तीनों के द्वारा ही मनुष्य जो है अपने भाव व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षण सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करता है, इसका उद्देश्य है। तो प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, जूनियर स्तर के या फिर माध्यमिक स्तर या फिर उच्च स्तर के छात्रों के लिए। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राथमिक स्तर के जो छात्र होते हैं तो उनको सिखाने के लिए जो है इसका उद्देश्य क्या है कि प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर
बच्चों की भाषा में रुचि बच्चों की भाषा में रुचि का विकास करने के लिए उपयुक्त उपाय क्या है? बालकों से पाठ्य पुस्तक पढ़वाना, बच्चों को मौखिक रूप से अधिक समझाना, या फिर बालकों के व्याकरण से संबंधित ज्ञान को बढ़ाना, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को मौखिक रूप से अधिक समझाना जो है उसकी भाषा में रुचि को पे डेवलप करने जो उसकी भाषा में रुचि है उसको डेवलप करने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं कि संप्रेषण जो होता है उसकी कुशलता बढ़ती है किससे? धन से, अनुभव से, अंतःक्रिया से, या फिर प्रशिक्षण से। तो जो है संप्रेषण की कुशलता किससे बढ़ती है? तो बढ़ती है प्रशिक्षण से। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि कौन सा समास विग्रह जो है सही नहीं है? तो दाल रोटी का हो जाएगा, दाल और रोटी, पंचानन का दिया है, 5 हैं जिसके आनन यानी छवि, पुस्तकालय का हो जाएगा पुस्तक और आलय, सुलोचना का सुंदर है लोचन जिसके। तो इसमें जो समास विग्रह सही नहीं है तो वो आपका जो है ये है कि पुस्तकालय वाला, पुस्तक और आलय, ये जो है समास विग्रह आपका करेक्ट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। तो जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास, या फिर द्विगु समास, तत्पुरुष समास, या फिर कर्मधारय समास। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद होता है विशेष। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं कि संध्या और रात्रि के बीच का समय जो है सर्वाधिक उपयुक्त क्या मतलब कि संध्या और जो रात्रि के बीच का जो समय होता है तो उसके लिए उपयुक्त शब्द पूछा गया है, गोधूली, रात, शाम, या फिर छाया। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसको बोलते हैं गोधूली। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि युद्ध करने का इच्छुक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द क्या है? बहादुर, वीर, दबंग, या फिर युयुत्सु। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा युयुत्सु। तो ये मतलब कि युद्ध करने का जो इच्छुक व्यक्ति होता है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त जो है शब्द है युयुत्सु। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है? तो त्वा, या फिर ता, तम, या फिर पन। तो इसमें क्या लगाना चाहिए? तो इसमें लगाना चाहिए ता, मधुरता हो जाएगी तो वो भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि कौन सा समूह जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? प्रश्नवाचक सर्वनामों का पूछ रहा है तो वह, उसकी, हम, या फिर जिसे, जैसा, हमारा, किसी, तुम, क्या, कौन, किसे, या फिर कब। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उम्मीद है सबको इसका आंसर मालूम होगा, कौन, किसे, कब, ये जो है प्रश्नवाचक जो है कहीं ना कहीं सर्वनाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं कि जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया होने का बोध होता है, जैसे कि दिनेश पढ़कर सोया, वहाँ पहली क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है तात्कालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, या फिर क्रियार्थक क्रिया। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो पूर्वकालिक क्रिया इसको बोलेंगे, क्योंकि पहले उसने क्या किया, वो पढ़कर सो गया। वो इसमें दिनेश पढ़कर सोया तो इसमें पहली क्रिया को बोलेंगे जो है पूर्वकालिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 23 कहते हैं कि एक पद वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद वाक्यांश या उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय को कहते हैं तो क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय, या फिर क्रिया विशेषण, विस्मय बोधक अव्यय, या फिर अप्रकट अव्यय। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि किस वाक्य में प्रेरणार्थ क्रिया है? लड़का बहुत पढ़ रहा है, किसान खेत में सूखे पेड़ जो है कटवा चुका है, आप बहुत ईमानदार हैं, या फिर मेरे घर की छत टपकती है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है प्रेरणार्थ किया क्या कि किसान जो है खेत के सूखे पेड़ जो है कटवा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर आपके जो 30 तक दिए गए हैं, लास्ट 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपको पद्यांश पढ़कर जो है ध्यानपूर्वक उसके उत्तर देने हैं। चलिए हम लोग एक बार पद्यांश पढ़ देते हैं कि नन्ही सी नदी हमारी, टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने पर भिगो कर जाते पार जाते डोर डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू, पेटे में झकाझक बालू, कीचड़ का नाम और कांस फूले एक पार उजले जैसे घाम, दिन भर किचपिच करती मैना, डार रातों को हुआ कर उठते सियार। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं जो हमारा है कि ढोर डंगर से क्या तात्पर्य है? ग्रामवासी, तैराक, पक्षी, या फिर मवेशी। चलिए हम लोग ढोर डंगर का हम लोगों ने कहाँ पे जिक्र किया? तो ढोर डंगर बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी में क्या
जो बैल होते हैं तो वो क्या होते हैं कि ग्रामवासी, तो इसमें क्या होते हैं, बैल जो होते हैं वो मवेशी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं हम लोग। तो 26 कह रहा है कि नन्ही सी नदी के किनारे कैसे हैं, चिकने हैं, उजले हैं, ऊंचे हैं या फिर कीचड़ से भरे हुए हैं। तो हम लोगों ने अभी देखा था, चलिए फिर से हम आपको दिखा देते हैं कि उसके किनारे किस तरीके के हैं। चलिए गद्यांश में हम लोग आ जाते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ऊंचे हैं किनारे इसके, तो इसके किनारे किस तरीके के हैं, इसके किनारे ऊंचे हैं। तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसके किनारे ऊंचे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं कि कविता का उपर्युक्त शीर्षक क्या होगा, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु, हमारा गांव या फिर हमारा नदी। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा, तो इसमें हमारी जो है नदी की बात हो रही है, तो हमारी नदी जो है इसका शीर्षक हो जाएगा। शब्द धाम का अर्थ क्या होगा, तो धाम का क्या अर्थ होता है, निवास, दिन, धूप या फिर आश्रम। तो इसका आंसर जो आपका होता है क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धूप। धाम का आंसर, धाम का अर्थ होता है धूप। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें कि किचपिच किचपिच करती मैना से क्या तात्पर्य होता है। तो मैना क्या करती है, किचपिच, शोर मचाती है, चहचहाती है, या फिर जो है मैना का गाना गाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैना जो है कहीं ना कहीं, मैना जो होती है वो चहकना जो है, इसका तात्पर्य क्या होगा, किचपिच किचपिच मैना कर रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि कवि ने कांस की तुलना किससे की है, पानी से, नदी से, धूप से या फिर रेत से। तो इसकी तुलना किससे की है, धूप से की है। कांस की तुलना धूप से की है। चलिए हमारा जो आज का सेशन है वो यहीं पर समाप्त होता है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। इसी तरीके से आपको हिंदी की प्रैक्टिस सेट जो है हमारे चैनल पर और अन्य भी विषयों के जो है समय समय पर आपको मिल रहे हैं। CDP हो गई या फिर इंग्लिश हो गई, तो इन सब के अभी आपके लिए प्रैक्टिस सेट हमारे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, तो आप जाकर उनको देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।